सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, भारतीय शिक्षा। इससे पहले मैंने 5 पार्ट इस सब्जेक्ट के पढ़ाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल पर आप उन पाठों को पढ़ सकते हो। तो पढ़ते हैं भारतीय शिक्षा के बारे में। तो इस पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्राचीन काल से अब तक हमारे जो भारतीय शिक्षा है उसमें किस तरह से विकास होता गया, प्राचीन काल में किस तरह से विद्यार्थी पढ़ते थे और वर्तमान में कैसे पढ़ाई हो रही है और क्या शिक्षा नीति आई। तो वैदिक काल है, उसके बाद मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है ना, पूर्ववर्ती गुप्त काल है। उस समय शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से विद्वान हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के बारे में क्या कहा, वो सारा इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को हम। तो पाठ का नाम है भारतीय शिक्षा। तो प्राचीन काल से ही शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रही है। तो प्राचीन काल से हम देखें तो शिक्षा जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। यानी बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मनुष्य को अपना विकास करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षित हो। मनुष्य सभ्य एवं सुसंस्कृत शिक्षा से ही बनता है। मनुष्य सभ्य कब बनता है और सुसंस्कृत अच्छा संस्कारों वाला कब बनता है, वो शिक्षा से बनता है। हमने अब तक कला, स्थापत्य, धर्म और विज्ञान जैसे संस्कृति के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया। तो हमने पिछले पाठों में अब तक कला, स्थापत्य, धर्म और संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा है। शिक्षा हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिलने वाले सार्थक अनुभव और उपलब्धियों का सार संस्कृति में निहित होता है। तो हमने देखा कि जो हमने पिछली पीढ़ी है, हमारी पिछली पीढ़ी हमारे पूर्वज हैं, उनसे भी हमें कुछ अनुभव मिले हैं, हमें उनसे कुछ उपलब्धियां मिली है, कुछ विरासत में हमें कुछ शिक्षा मिली है। इन अनुभवों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की व्यवस्थित प्रक्रिया शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो जो भी हमें हमारे पूर्वजों से हमें विरासत के अंदर जो भी हमें अनुभव मिले, जो भी हमें उपलब्धियां मिली हैं, उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं, वो आगे हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास एक अच्छी शिक्षा होगी। वस्तुतः सीखने के अनुभव का नाम ही शिक्षा है। तो अगर शिक्षा पूछे कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो सीखने के अनुभव का नाम ही क्या है, शिक्षा। इस पाठ में हम भारत की शिक्षा पद्धति के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्रमिक विकास यानी कि प्राचीन काल से लेकर अब तक शिक्षा में किस तरह से विकास हुआ है, उसके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने की क्या उद्देश्य है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारतीय इतिहास के विभिन्न काल में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हुए शिक्षा में परिवर्तनों को समझ सकेंगे। जैन और बौद्ध मतों की शिक्षा व्यवस्था के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे। समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रारंभिक, उच्च, प्रौढ़ एवं दूरस्थ शिक्षा के विषय में भी जान सकेंगे। तो ये पाठ पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होगी। अब है प्राचीन काल में शिक्षा। तो प्राचीन काल में किस तरह से शिक्षा हुई है वो हम देखेंगे। तो पहला है वैदिक युग, यानी वैदिक युग में शिक्षा कैसी होती थी। ऋग्वेद काल में वैदिक साहित्य का अध्ययन ही शिक्षा का प्रमुख पाठ्यक्रम होता था। तो ऋग्वेद काल था। तो हमने पढ़ा है कि वैदिक काल को, जो वैदिक काल में जो वेद लिखे गए वो कितने भागों में लिखे गए, 4 भागों में लिखे गए। जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है ना, इस तरह से वो वेद लिखे गए। तो ऋग्वेद काल में वैदिक साहित्य का अध्ययन जो है वो शिक्षा का प्रमुख पाठ्यक्रम होता था। उस समय ऋग्वेद काल में वैदिक साहित्य ही पढ़ाया जाता था। ऋग्वेद से हमने प्राकृतिक शक्ति के विषय में विपुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋग्वेद से हम जो है प्राकृतिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक साहित्य का अध्ययन लगभग 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था। तो उस समय जो वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाता था प्राचीन काल में, वो जो बालक 10 वर्ष का हो जाता था तो उस समय उसका अध्ययन आरंभ हो जाता था, जिसमें मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता था। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद आदि उल्लेख लिखे गए। वैदिक काल में विभिन्न व्यवसायों और शिल्पों की शिक्षा का प्रदान की जाती थी। देखो वैदिक काल में शिक्षा जो है मौखिक दी जाती थी, जैसे आज हम किताबों से इनसे पढ़ते हैं, वो उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय जो है वैदिक साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। तो जो भी मंत्र वगैरह है उसका उच्चारण करवाया जाता था, शुद्ध उच्चारण उसका होता था। और शिक्षक है जो उच्चारण द्वारा यानी कि अपने शिष्यों को वो सारे वैदिक मंत्रों को, उन शिक्षा को रटवा देता था। और फिर वो जो शिष्य है उनमें से जब कोई अध्यापक बनता था तो वो अपने शिष्यों को, है ना, तो वो एक मौखिक रूप से ही वो शिक्षा चलती थी। और इसके साथ साथ वैदिक काल में जो विभिन्न व्यवसाय थे और
शिल्प यानी जो कला थी, मूर्ति वगैरह बनाना है, चित्रकारी वगैरह करना है, उस समय जो अनेक शिल्प हैं, अनेक व्यवसाय हैं, उनकी भी शिक्षा उस समय दी जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों व गुरुकुल में दी जाती थी। जैसे आज हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसा उस समय नहीं था। उस समय जो है प्राचीन काल में जो है ना शिक्षा है, जो विद्यार्थी गुरु के पास में रहता था, जब उसका वो 6 साल का या 6 साल से ऊपर हो जाता था, तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। और जब तक वो अपने 25 साल का नहीं हो जाए, तब तक वो अपने गुरु के पास रहता था और वहीं पर अध्ययन आरंभ करता था, अध्यापन करता था, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करता था। तभी तो हमारे जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। अगर आपने पिछले पाठों को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन काल को 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला कौन सा आश्रम था? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी है, जो बालक है, वो शिक्षा अध्ययन करेगा, ब्रह्मचर्य रूप का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य तरीके से वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम रहेगा। जब वो 25 साल का हो जाता था तो अपने माता पिता के पास आता था, पूर्ण शिक्षा ग्रहण करके, गुरु से दीक्षा लेके, और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उसकी शादी ब्याह की जाती थी, ठीक है। अपने गृहस्थी का पालन पोषण करता था, संतान उत्पत्ति करता था। उसके बाद में वह 50 वर्ष का हो जाता था तो अपने सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, यानी कि अपने बच्चों की जो है शिक्षा ग्रहण करवाना, बच्चों का लालन पालन करना, उनकी शादी ब्याह करना, इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर फिर वो जो है वनप्रस्थ आश्रम ले लेता था। फिर वनप्रस्थ आश्रम में रहता था, ठीक है। उसके बाद में संन्यास आश्रम होता था। तो इस तरह से हमारे जो जीवन को है 4 आश्रमों में बांटा गया था। तो प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों या गुरुकुलों में दी जाती थी। तो आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी, तो आपको बताना है कि गुरुकुलों या आश्रमों में। विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में निवास कर शिक्षा प्राप्त करता था। शिष्य गुरु के साथ परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। तो जो शिष्य है वो गुरु के साथ उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। उस समय गुरु को देवता के समान माना जाता था। गुरु शिष्य के संबंध अत्यंत मधुर और आत्मीय होते थे। गुरुकुल में अध्ययन की शुरुआत एक धार्मिक अनुष्ठान से होती थी, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। तो जो गुरुकुल में जो पढ़ाई की शुरुआत है, जब वो बच्चा पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता था, तो उसकी शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार। तो 16 संस्कार हमारे भारतीय समाज में दिए गए हैं। एक इंसान के 16 संस्कार होते हैं। तो जब वो बच्चा छोटा होता है, तब वो गुरु के पास पढ़ने जाता है, तो उस समय एक उपनयन संस्कार होता है। जैसे आज हमारे क्या होता है, जब हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो हमारा एडमिशन वगैरह होता है, हमारे कुछ टेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन उस समय एक उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। तो शिक्षा कैसे दी जाती थी? मौखिक रूप से। शिक्षार्थी को वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों से मंत्रों को कंठस्थ करना होता था। तो जो भी वेद है, अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है, जो उस समय पढ़ाए जाते थे स्टूडेंट को, तो उनमें जो मंत्र होते थे उनको कंठस्थ करना होता था, उनको याद करना होता था। बाद में विभिन्न विषय जैसे कि व्याकरण, खगोल, ज्योतिष, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि पढ़ाए जाने लगे। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करना एक पुनित कर्तव्य समझा जाता था। पुनित यानी पवित्र कर्तव्य, पवित्र कार्य समझा जाता था। शिष्य गुरु को दक्षिणा भेंट करते थे। अगला है मौर्य काल। तो मौर्य काल में शिक्षा का क्या रूप रहा है? मौर्य और उत्तर मौर्य काल में भारतीय समाज विभिन्न परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। व्यापार के बढ़ने के साथ साथ शहरीकरण होना प्रारंभ हो गया था। व्यापार के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी था। तो व्यापार के लिए क्या जरूरी था? कि व्यक्ति के लिए शिक्षित होना। परिणाम स्वरूप व्यापारियों के संग शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तो व्यापार करने के लिए क्या जरूरी होता था? कि शिक्षित करना और शिक्षित होना जरूरी होता था। तो इसलिए जो भी व्यापारी संघ थे, व्यापारियों के जो संघ थे, वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संघ तकनीकी शिक्षा के केंद्र बन गए और खनन, आधुनिक धातु विज्ञान, बढ़ईगिरी, कपड़ा बुनने, रंगाई करने की विद्या प्रदान करते थे। तो इसके अंतर्गत जो भी केंद्र बने, तो व्यापारियों ने जो संघ शिक्षा प्रदान करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि व्यापारी क्या करते थे कि व्यापारी को पढ़े लिखे लोग चाहिए थे। तो उन्होंने भी क्या किया कि जो पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा व्यापार चलेगा। तो उन्होंने भी अनेक तकनीकी शिक्षा के केंद्र बनाए, जिसके अंदर धातु है, धातु विज्ञान है, खनन है, बढ़ईगिरी है, कपड़ा बुनना है, रंगाई छपाई आदि की उनको शिक्षा प्रदान उसमें की जाती थी। शहरीकरण के कारण वास्तुकला की नई शैलियाँ विकसित हुई। तो देखो, शहरीकरण यानी कि उस समय शहरों का भी विकास होने लगा, जिसके कारण नई तरीके की शैलियाँ विकसित हुई वास्तुकला की। व्यापार जलमार्गों से भी किया जाता था, अतः नाविकों की सहायता के लिए नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन अर्थात खगोल विज्ञान के अध्ययन को भी बढ़ावा मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा आयुर्वेद के रूप में व्यवस्थित
हुई। तो चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा किस रूप में व्यवस्थित हुई? आयुर्वेद के रूप में। औषधि के लिए चरक एवं शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध थे। तो औषधि के लिए तो शल्य, औषधि के लिए चरक, औषधि के लिए कौन प्रसिद्ध है? चरक। तो औषधि विज्ञान के लिए विद्वान हुए हैं चरक, वो प्रसिद्ध थे। और शल्य क्रिया यानी जो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तो शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध थे। चरक ने चिकित्सा विज्ञान का चरक संहिता ग्रंथ लिखा। तो अगर आपको याद रखना है कि चरक संहिता किसने लिखा था? चरक संहिता जो है वो चरक संहिता चरक ने लिखा था। यह चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एक ग्रंथ है। चाणक्य अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हुआ। आश्रमों में शिक्षार्थी वेदों के साथ साथ तर्क शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी करते थे। उस समय की शिक्षा जीवन कौशल विषयक होती थी। पाठ्यक्रम में धनुर्वेद, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चित्रकला और लेखन आदि विषय सम्मिलित होते थे। तो पाठ्यक्रम में जो है धनुर्वेद है, नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, चित्रकला है और लेखन आदि विषय भी सम्मिलित होते थे। तो ये भी उस समय पाठ्यक्रम में शामिल था। अगला है गुप्त काल। गुप्त काल में वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त जैन और बौद्ध मत की शिक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो देखो, गुप्त काल में वैदिक शिक्षा तो दी जाती थी, उसके साथ में जैन और बौद्ध मत की जो शिक्षा थी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान था। प्रारंभिक रूप से पढ़ाई मौखिक होती थी, बाद में शिक्षार्थी को पुस्तकें भी पढ़नी होती थी। स्वाध्याय के लिए पुस्तकालय भी होते थे। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, स्वयं पढ़ना, उसके लिए उस समय पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी होती थी। बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से भी शिक्षार्थी आते थे। तो विदेशों से भी क्या आते थे? उस समय शिक्षार्थी आते थे। इन मठों की देखभाल का कार्य राज्य और धनिक वर्ग द्वारा किया जाता था। चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक अध्ययन किया। तो चीनी यात्री जो फाहियान था उसने पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक क्या किया? अध्ययन किया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य केंद्र वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नासिक आदि थे। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम संपूर्ण एशिया में जाना जाता है। देखो, शिक्षा के अन्य केंद्र कहाँ पर थे? पाटलिपुत्र के अतिरिक्त कहाँ पर थे? वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और नासिक। उस समय नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका जो संपूर्ण नाम है वो एशिया के अंदर जाना जाता था। यहाँ वेदांत, दर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षा को सरल बनाने के लिए प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता था। जैन और बौद्ध पुस्तकालयों में उपलब्ध किताबें ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। देखो, आज तो हमारे जो पुस्तकें वो ताड़ के कागज पर लिखे जाते हैं। उस समय ताड़ के पत्तों पर पुस्तकें लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये उस समय पढ़ाया जाता था। तो जो वेदांत है, दर्शन है, पुराण है, रामायण, महाभारत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ठीक है, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि उस समय के विषय थे जो उस समय स्टूडेंट को पढ़ाए जाते थे। और साथ में पत्ते भी कौन से होते? ताड़ के पत्तों पर, क्योंकि उस समय कागज का इतना आविष्कार नहीं हुआ था। अब पूछा जाए कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप बताओगे नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका नाम संपूर्ण एशिया में शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नासिक आदि भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। परवर्ती गुप्त काल। परवर्ती हर्ष के काल में, देखो परवर्ती गुप्त काल के अंतर्गत यानी कि जो गुप्त काल था उसके बाद में हर्ष का समय आया। तो हर्ष के काल में कला और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा के विश्वविद्यालय थे। हेनसांग ने कई वर्षों तक बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर किया। तो देखो, हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने कई वर्षों तक अध्ययन किया। शीलभद्र यहाँ का कुलपति था। तो शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में मंदिरों का शिक्षा के केंद्र के रूप में उदय हुआ। तो मंदिरों में भी शिक्षा दी जाने लगी। शिक्षा का उद्देश्य, उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था? प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। तो देखो, उस समय शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति को धर्मनिष्ठ बनाया जाए, यानी अपने धर्म का पालन करने वाला बनाया जाए। कर्मनिष्ठ यानी वो अपने कर्म को करें, ठीक है, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, ऐसी शिक्षा उनको दी जाती थी। और उनको एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति बनाया जाता था। चरित्र व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। चरित्र क्या होता है? व्यक्ति का बहुत बड़ा आभूषण होता है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था। उसे नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी प्रदान कर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना लक्ष्य होता था। शिक्षा के द्वारा ही हमारी संस्कृति जीवित रह सकती थी। तो शिक्षा के द्वारा क्या हो सकती थी? हमारी संस्कृति जीवित रह सकती थी।
अगला है विषय। तो विषय कौन कौन से थे? पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करना ही था। उत्तर वैदिक काल में वैज्ञानिक औषधि प्रणाली विकसित हुई। तक्षशिला और वाराणसी जैसे अध्ययन केंद्रों में चिकित्सा और औषधि विज्ञान एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। औषधियों से संबंधित चरक संहिता एवं शल्य क्रिया से संबंधित सुश्रुत संहिता ग्रंथों का विशेष महत्व है। व्यापार और वाणिज्य में गणित का प्रयोग बहुत होता था। इस कारण गणित में भी लोगों की रुचि थी। तो देखो, प्राचीन काल में उस समय जो है शल्य चिकित्सा की जानकारी दी जाती थी। तो उस समय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सुश्रुत संहिता, देखो शल्य क्रिया के क्षेत्र में सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा उसको बोलते हैं सुश्रुत संहिता, और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक ने ग्रंथ लिखा उसको बोलते हैं चरक संहिता। तो उस समय ये प्रसिद्ध ग्रंथ हुए हैं। इसके साथ साथ व्यापार है, वाणिज्य है, गणित का भी प्रयोग होता था, उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। इस कारण गणित में भी लोगों की रुचि थी। शिक्षा केंद्रों में अंकगणित, रेखा गणित, बीज गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष से संबंधित विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखा, जिसका गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा? आर्यभट्टी। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, तो अगर आए तो आपको ऐसे इसका ध्यान रखना है। भाषा। प्राचीन भारत में समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखो समाज का एक जो महत्वपूर्ण वर्ग था, उच्च वर्ग था, वो संस्कृत भाषा बोलता था। बौद्ध मत के उदय के साथ शिक्षा एवं साहित्य में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। अशोक ने अपने शिलालेखों में स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया है। ज्यादातर बौद्ध व जैन रचनाएं पाली और प्राकृत जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। कुछ साहित्य संस्कृत में भी है। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाओं का भी विकास हुआ था। उस समय दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाओं का विकास हुआ, जबकि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उन्होंने प्राकृत भाषाओं का इस्तेमाल किया। पाली प्राकृत भाषाओं को उन्होंने अपने स्थानीय भाषा, उसमें पाली और प्राकृत थी। वैसे उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा में ही अपना वार्तालाप करते थे, है ना, संस्कृत भाषा का वो प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा में भी कई ग्रंथ उस समय लिखे गए। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं 6.1 के, जो हमने अभी पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न है कि प्राचीन काल में विद्यालय किस नाम से जाने जाते थे। तो हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल में विद्यालय गुरुकुल के नाम से जाने जाते थे। मौर्य काल में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने का कारण क्या था? खगोल विज्ञान यानी दिशा वगैरह, नक्षत्र विज्ञान की जानकारी वगैरह पढ़ना, ठीक है। तो इसका महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि उस समय नाविकों की सहायता के लिए, क्योंकि नाविक जो है, जो नाव चलाते थे, तो उस समय ऐसा कोई रडार वगैरह तो था नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कोई कंपास था, तो वो नक्षत्रों को देख कर ही दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से उस समय खगोल विज्ञान को पढ़ाई इसलिए की जाने लगी क्योंकि नाविकों की सहायता के लिए। गुप्त काल में पाटलिपुत्र में अध्ययन करने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। तो गुप्त काल में जो है फाहियान आया था, और हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे? हर्षवर्धन के काल में जो है हेनसांग आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्टी पुस्तक में किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आर्यभट्टी की पुस्तक है, उसके अंतर्गत गणित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मध्यकालीन भारत में शिक्षा। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा के बारे में हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय शासन की ओर से शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली प्रचलित करने का प्रयास हुआ। सरकारी कार्यालयों में फारसी का प्रयोग किया जाने लगा। अतः हिंदुओं ने भी अवसर के अनुकूल अरबी और फारसी का अध्ययन प्रारंभ किया। इस्लाम के संरक्षण हेतु मकतबों एवं मदरसों का निर्माण करवाया गया। मकतबों में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा धार्मिक हुआ करती थी। मदरसों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश लिया जाता था। मदरसों की देखरेख शासन या उससे जुड़े लोगों द्वारा की जाती थी। तो मदरसों की देखरेख जो है वहाँ के शासन से संबंधित और उससे जुड़े हुए लोगों द्वारा की जाती थी। कुछ प्रसिद्ध मदरसों जैसे कि दिल्ली के मुइज्जी, नासिरी और फिरोजी के मदरसे, बिदर का महमूद गजनी का मदरसा और फतेहपुर सीकरी में अब्दुल फदर का मदरसा। मदरसों में मुख्यतः कुरान आदि पढ़ने की विधि का अध्ययन भी करवाया जाता था। तो कुरान किस तरह से पढ़ी जाती है उससे संबंधित विधि का अध्ययन जो मदरसों में करवाया जाता था। मध्यकाल में हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं के साहित्य में भी प्रगति हुई थी, जो केंद्रीय मुगल सत्ता के अलावा विभिन्न राज्यों में केंद्रित थी। मुस्लिम शिक्षा में पारंपरिक विषय इल्तुतमिश के समय से सिकंदर लोदी के समय तक प्रभावित थे। सिकंदर लोदी के बाद पाठ्यक्रम में दर्शन और तर्क का भी समावेश किया गया। मुगल शासक शिक्षा और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। तो मुगल शासक क्या थे? शिक्षा और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक। लेकिन मूल रूप से
उनका ध्यान इस्लाम पर ही केंद्रित था। मध्यकाल में फारसी और हिंदी के संपर्क से उर्दू भाषा का उदय हुआ। तो मध्यकाल में जो है फारसी है, हिंदी के संपर्क से क्या हुआ, उर्दू भाषा का उदय हुआ। अनेक हिंदू भी फारसी पढ़ने लग गए थे। इससे संस्कृत का फारसी में अनुवाद होना भी प्रारंभ हो गया। अकबर ने विद्वानों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। इन उनमें थे अब्दुल फजल, फैजी, रहमी आदि। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी? तो हमने पढ़ा मकतब में जो है प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न संख्या 2 है, मदरसों की देखरेख किसके द्वारा की जाती थी? तो मदरसों की देखरेख शासन या उससे जुड़े लोग थे उनसे द्वारा की जाती थी। मध्यकाल के प्रसिद्ध 2 मदरसों के नाम लिखिए। तो दिल्ली का मुइज्जी एवं नासरी मदरसा जो है वो मध्यकाल के प्रसिद्ध मदरसे थे। अगला है आधुनिक काल में शिक्षा। तो आधुनिक काल में शिक्षा किस तरह से दी जाती थी वो हम देखेंगे। 18वीं शताब्दी में शिक्षा। तो आधुनिक काल के अंदर 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी और वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें हम देखेंगे। तो आधुनिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती है? तो 18वीं शताब्दी में शिक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था 18वीं शताब्दी के आसपास। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज व्यापार और साम्राज्य विस्तार करने में ही व्यस्त रहे। तो वो तो अपना सिर्फ अंग्रेज जो है व्यापार करने के लिए और अपना साम्राज्य विस्तार करने में ही वो व्यस्त रहे। सन 1781 ईस्वी में वारेन हॉस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। अब द फर्स्ट बार 1781 में वारेन हॉस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। सन 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन भारत में इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की खोज करना था। बाद में इसका नाम रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया। सन 1791 ईस्वी में वाराणसी निवासी जोनाथन डंकन ने स्थानीय हिंदुओं को अंग्रेजी तरीके से शिक्षित करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो किसने की संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? जोनाथन डंकन ने। स्थानीय हिंदुओं को अंग्रेजी तरीके से शिक्षित करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना की। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, कंपनी के जो असैनिक अधिकारी थे, ठीक है, जो सेना में नहीं थे, तो उनको शिक्षित करने के लिए है ना जो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना की। उन्हीं दिनों ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूल खोलकर निम्न वर्गों में पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का प्रयास प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों का मतांतरण करना था। तो देखो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, प्राथमिक स्कूल खोलकर निम्न वर्ग के पश्चिमी शिक्षा, तो निम्न वर्ग थे तो निम्न वर्ग के लोगों में पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया और साथ में उनका जो है धर्म परिवर्तन करने का भी उन्होंने प्रयास किया। तो मत परिवर्तन करना यानी उनकी सोच को बदलना, मत परिवर्तन करना यानी कि सोच को बदलने का उन्होंने प्रयास किया। अगला है 19वीं शताब्दी में शिक्षा। 19वीं शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रयास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान रखा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उस समय 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया, उसके अंतर्गत उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए क्या कहा कि उन्होंने 1 लाख रुपए का वार्षिक प्रावधान रखा कि 1 लाख रुपए का हम जैसे कि फंड देते हैं, ठीक है, एक बजट रखते हैं जिसके अंदर भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया जाए। भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रांतों के लोगों में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ये राशि रखी गई। तो जो अंग्रेजों द्वारा जो शासित प्रदेश थे, जहाँ पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार था, वहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हेतु ही ये राशि रखी गई। कौन सी राशि? 1 लाख रुपए की राशि। अतः डेविड हेयर ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय, डेविड हेयर आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंट कॉलेज बना दिया गया। 1833 में के एक्ट में शिक्षा के प्रसार हेतु राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपए कर दी गई। अब देखो, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पहले 1 लाख रुपए रखा गया, उसके बाद 10 लाख रुपए की राशि कर दी गई। भारत में शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, इस हेतु लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया। इसमें एक दल प्राच्य शिक्षा का समर्थक है, दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। प्राच्य शिक्षा यानी भारत की जो प्राचीन शिक्षा नीति है, शिक्षा का तरीका है, उसका समर्थक था, जबकि दूसरा दल क्या था, आंग्ल शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। प्राच्य शिक्षा समर्थक भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे। तो जो प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो क्या करना चाहते थे, भारत के अंदर जो है भारत के अंदर जो
संस्कृत और अरबी का अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंगलवादी जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे वो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहते थे। अंततः लॉर्ड मैकाले को भाषा विवाद हल करने हेतु नियुक्त किया गया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहता था जो रंग तथा रक्त में तो भारतीय हो परंतु वैचारिक प्रवृत्ति में अंग्रेज हो। तो लॉर्ड मैकाले को इस समस्या के समाधान हेतु नियुक्त किया गया, जो कि अंग्रेजी अधिकारी था। तो अंग्रेजी अधिकारी क्या करेगा? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देगा। और वो किस रूप से? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था। तो क्या चाहते थे वो? कि भारतीय है वो रंग रूप में तो क्या हो कि भारत हो, लेकिन उनकी मानसिकता कैसी हो, यानी वैचारिक प्रवृत्ति यानी मानसिकता पूर्ण रूप से अंग्रेजों जैसी हो और पूर्ण रूप से वो अंग्रेजों का समर्थन करे। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन एवं उच्च शिक्षा का आधार माना। तो जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो किस भाषा में होंगे? अंग्रेजी भाषा में होंगे। और जो भी शिक्षा होगी उसका आधार भी क्या होगी? अंग्रेजी भाषा। ये किसने माना? बेंटिक ने माना। कब? 1835 में। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। सन 1844 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने तय किया कि जो भारतीय अंग्रेजी में शिक्षित होंगे उन्हें ही रोजगार दिलाया जाएगा। अब देखो ये पाबंदी लगा दी गई कि उन्होंने क्या पाबंदी लगा दी भारतीयों पर कि जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षित होगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा उन्होंने ग्रहण की होगी, उसी को ही क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो अब मजबूरी हो गई हमें अंग्रेजी पढ़ने की। सन 1846 ईस्वी में रुड़की ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना बनाई गई, जिसमें निम्न सिफारिश से की गई थी। तो जो है लॉर्ड चार्ल्स वुड ने एक व्यापक योजना बनाई भारतीय शिक्षा के लिए। और उसमें क्या सिफारिश की गई कि पहला है कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रचार करे, उसका प्रचार प्रसार करे। ठीक है। उस शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, यानी पाश्चात्य शिक्षा का ही क्या करे? सरकार प्रचार प्रसार करे, जिसमें शिक्षा है में कला है, दर्शन है, विज्ञान है, साहित्य आदि का प्रसार करे। और साथ में ही जो बड़ी क्लासों में जाएंगे स्टूडेंट वहाँ पर वो अंग्रेजी माध्यम रखे। दूसरा है गाँव में देसी भाषा की ही प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। तीसरा है कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। चौथा है महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और पांचवा है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षित संस्थाओं की स्थापना की जाए, अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी जाए कि उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। छठा है निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए। जो भी निजी स्कूलें थी, निजी संस्थाएं थे, उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए उनको भी कुछ अनुदान दिया जाए। इसी आधार पर 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 के सुझाव पर 1882 ईस्वी में पंजाब और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला तो ये ध्यान रखोगे कि वुड चार्ल्स की जो सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी। तो ये आपको 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं। साथ में कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई और कब की गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर सन 1901 में कर्जन ने समस्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कॉलेजों के निरीक्षण और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के प्रस्ताव पारित किए गए। 1910 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की। औपनिवेशिक शासन में लोक शिक्षा की घोर उपेक्षा की गई। तो औपनिवेशिक शासन काल था, उस समय लोक शिक्षा थी, उसकी उन्होंने क्या की? घोर उपेक्षा की। एक ऐसे शहरी शिक्षित तबके का निर्माण किया गया जिसमें शासक और शासित के बीच ये बिचौलिए की भूमिका निभा सके। यानी कि एक ऐसे तबके का शिक्षा के द्वारा निर्माण किया गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला था। तो एक ऐसे शिक्षित लोगों का जो शहरी शिक्षा के तबके का निर्माण किया गया, जो कि शासक कौन थे उसमें? अंग्रेज। और शासित यानी कि जो भारतीय लोग थे उनके बीच वो क्या कर सके? बिचौलिए का कार्य कर सके। यानी कि पूर्ण रूप से वैचारिक रूप से वो क्या हो? पूरे अंग्रेज हो और रक्त और रंग से भारतीय हो। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अब अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों में क्लर्कों और कार्मिकों की आवश्यकता थी। तो अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित क्यों किया? क्योंकि उनको अपने प्रशासनिक कार्य में, यानी कि उनको अपने ऑफिसों के अंदर बाबुओं की और कार्मिकों की जो भी कार्मिक थे उनकी आवश्यकता थी। तो वो क्या पढ़े हुए होने चाहिए? अंग्रेजी पढ़े हुए होने चाहिए। इससे भारत में शिक्षकों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। तो क्या हुआ? शिक्षकों के क्या हुआ? पढ़े लिखे लोगों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। देखो, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अब वो पढ़े लिखे लोग अपने इंग्लैंड से तो ला नहीं सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये ऐसी नीति अपनाई कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाए ताकि यहाँ के लोग हमारे लिए काम करें।
और वो अंग्रेजी पढ़े लिखे हो गए तो हमारे लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उनको क्या चाहिए थे, क्लर्क चाहिए थे, यानी कि बाबू चाहिए थे अपने कार्यालय में काम करने के लिए, और कुछ कार्मिक चाहिए थे, कुछ कार्यालय के जो कर्मचारी चाहिए थे। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इससे भारत में शिक्षकों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। ईसाई मिशनरियों ने भारत में अधिक विद्यालय खोलने प्रारंभ किए जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी पढ़ने का यह सिलसिला किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। बहुत सारे भारतीयों ने अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजा ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सके, क्योंकि पहले क्या कंडीशन रखी गई थी कि जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा उसको ही रोजगार मिलेगा। भारत में विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं में काम लेते थे। कोई भाषा ऐसी नहीं थी जिसे सभी समझते हो। इससे अंग्रेजी भाषा पूरे देश में प्रचलित हो गई, क्योंकि भारत में अलग अलग पूरे भारत के अंदर क्या है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी को ही एक ऐसा भाषा रखा गया, ऐसा माध्यम रखा गया ताकि पूरे देश में सभी लोग अपने विचारों को समझ सकें। इससे अंग्रेजी भाषा पूरे देश में प्रचलित हो गई। अंग्रेजी पुस्तकें, समाचार पत्र विदेशों में भी यहाँ आने लगे। बहुत कम शिक्षित भारतीय थे जो अंग्रेजी साझे से छुटकारा पाने के लिए विचार करते थे। अब देखो, इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वाराणसी में हमने संस्कृत कॉलेज के बारे में पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। दूसरा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ये 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1901 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये शिमला में आयोजित किया गया था। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा का विकास। स्वतंत्रता यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ। 1947 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में स्वतंत्रता मिलने के बाद, तो अंग्रेजी राज्य से हमें क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिली। उसके बाद भारत सरकार ने अपनी जनता के लिए शिक्षा की योजना बनाने का उत्तरदायित्व संभाला। आज़ादी के बाद सरकार ने 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो सबसे पहला आयोग कब बना, डॉक्टर राधाकृष्ण अध्यक्षता में। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग बना, कब बना, 1948 में। विश्वविद्यालय शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। सन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का अध्ययन किया गया। देखो, कोठारी आयोग का गठन किसने किया, दौलत सिंह कोठारी ने। कब किया, 1964 में। और उससे पहले राधाकृष्ण आयोग की स्थापना कब की थी, 1948 में। किसकी अध्यक्षता में, राधाकृष्ण की अध्यक्षता में। कोठारी शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया था कि शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र साधन शिक्षा है। इसी उद्देश्य से सन 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन कर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को कहाँ शामिल किया गया, समवर्ती सूची में, जिसका अर्थ था कि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होगी। जो शिक्षा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की क्या होगी, जिम्मेदारी। और आज भी हमारे देश में क्या है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का ही विषय है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य शिक्षा सरकार दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। प्रारंभिक शिक्षा ही वह स्तर है जहाँ शिक्षार्थी की अभिवृत्ति, आत्मविश्वास, जीवन कौशल की क्षमता का विकास होता है। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 5वीं तक की शिक्षा। जब बच्चा कक्षा 5वीं तक पढ़ता है तो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही ये वही समय होता है, वही स्तर होता है जब शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की अभिवृत्ति यानी कि अभिवर्तन दृष्टिकोण है, आत्मविश्वास है, जीवन कौशल की क्षमता का विकास होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सन 1886 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा के निम्न बिंदुओं को महत्व दिया गया। अब प्राथमिक शिक्षा के निम्न बिंदु कौन कौन से थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले कब आई, 1986, और अभी 2020 चल रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के निम्न बिंदु रखे गए। पहला है शिक्षा की अधिकतर पहुंच और पंजीकरण। शिक्षा का अधिकाधिक पहुंच यानी सभी घर तक शिक्षा पहुंचे और सभी बच्चों का क्या हो, स्कूल में पंजीकरण हो यानी एडमिशन हो। 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए विद्यालय में ठहराव। अब 14 वर्ष तक के बच्चे क्या करें, स्कूल में ठहरे तभी तो पढ़ पाएंगे। तीसरा है सभी बच्चों के लिए अध्ययन का आवश्यक स्तर, यानी जो भी बच्चे जिस क्लास में उसको उस क्लास तक की उसको सभी विषय वस्तु आनी चाहिए, तो उनका स्तर वैसा होना चाहिए। केंद्रीय सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने सन 2010 ईस्वी तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया। माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की शानदार सफलता के बाद केंद्रीय सरकार अब माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक
का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है, जिसका प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। व्यावसायिक शिक्षा यानी व्यावसायिक यानी कि कुछ रोजगार प्राप्त करने की शिक्षा देना। तो व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर एक अलग तरह की शिक्षा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करना है। सन 1968 ईस्वी में लागू की गई पहली शिक्षा नीति में अपनाए गए सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकी और अभियांत्रिकी शिक्षा पर बल दिया गया। उस शिक्षा का प्रारंभ तब होता है जब एक विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है। देखो, उस शिक्षा का प्रारंभ कब होता है? जब एक विद्यार्थी क्या करता है? माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है। 10वीं तक की शिक्षा पूर्ण कर लेगा, तब वो 12वीं में जाएगा, तब उसकी उच्च शिक्षा कहलाएगी। तब वह महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। उस शिक्षा में नामांकित 18 से 20 वर्ष आयु के विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत न्यून है, यानी कम है। तो 18 से 20 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, उस समय उनकी संख्या क्या थी? न्यून थी। विशेष रूप से स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अधिक सक्रिय होना आवश्यक था। तो उस समय स्त्रियों को भी नहीं पढ़ा जाता था, अनुसूचित जाति जनजाति है वो भी इतना नहीं पढ़ते थे, तो उनके लिए सक्रिय रूप से काम करना जरूरी हो गया था। हमने प्रौढ़ों में व्याप्त अशिक्षा को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा को अनिवार्य लक्ष्य बनाया। तो देखो, जो भी प्रौढ़ थे, जो बड़े लोग थे, ठीक है, जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति थे, जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, तो उनको भी शिक्षित करने के लिए एक अलग से लक्ष्य बनाया। छठी योजना में 15 से 35 वर्ष की आयु के वयस्कों में शिक्षा के प्रचार को विशेष स्थान दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के तहत इन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया गया। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया, ठीक है। इसके तहत इन व्यक्तियों को क्या करना, जो 15 से 35 वर्ष की आयु के हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको शिक्षा प्रदान करना और उनको कुछ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन कर शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो हमने देखा था कि इसको सर्वोन्नति सूची में शामिल किया गया था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता के पश्चात देश के आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग शिक्षा में लगाया गया। देखो, आज़ादी के बाद में, ठीक है, आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग किस में लगाया गया? शिक्षा में लगाया गया। इस दिशा में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, एकरूपता, नागरिकता तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ाना था। इस नीति में शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने पर जोर दिया गया ताकि प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन आ सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी अधिक बल दिया गया। भारत में दूरदर्शन और रेडियो का राष्ट्रीय नेटवर्क है। देखो, भारत में दूरदर्शन भी चलता है, रेडियो भी चलता है, और ये इसका राष्ट्रीय नेटवर्क है, पूरे राष्ट्र में चलता है, जो शिक्षा में क्रांति लाने की ताकत रखता है। इस माध्यम से अनौपचारिक तथा दूरस्थ शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। देखो, अनौपचारिक का मतलब होता है कि इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता, कोई समय निश्चित नहीं होता, और वो विद्यार्थी पढ़ता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके लिए कोई स्थान और समय निश्चित नहीं है, ठीक है, आप कभी भी अपने घर पे पढ़ सकते हो, है ना। तो जो ये दूरस्थ शिक्षा, तो आप कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? अभी दूरस्थ शिक्षा, यानी आपने ओपन से फॉर्म भरा है, चाहे वो राजस्थान स्टेट ओपन हो या फिर NIS हो, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना से विशेषकर ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्तम शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हुए। भारत में अनेक शिक्षार्थी ऐसे थे जिन्हें औपचारिक शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। औपचारिक यानी कि जो स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो वो शिक्षा उनको बीच में ही छोड़नी पड़ती थी। वो कोई भी कारण हो सकता है उनके लिए, है ना। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एक ऐसे शिक्षार्थियों के लिए वरदान है। तो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, तो जो आप अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जो आप ओपन से पढ़ रहे हो, तो ऐसे शिक्षार्थियों के लिए क्या है, एक वरदान सिद्ध होती है कि ताकि वो, अगर उन्होंने किसी वजह से उनकी बीच की पढ़ाई छूट भी गई है, तो वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। क्योंकि जो ओपन से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा जो प्रावधान है, उसके अंदर उम्र की एज का कोई प्रावधान नहीं होता है। पत्राचार द्वारा प्राप्त अभ्यासों द्वारा कक्षा में उपस्थित हुए बिना ही शिक्षा ग्रहण करने की जा सकती है। तो पत्राचार द्वारा यानी कि एक आपके पास किताबें आपके ऑनलाइन घर पे आ गई, आपने फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद में आपके एक अलग से क्लासेस, PCP क्लासेस ली जाएगी, वहाँ जाके आप 10-15 दिन तक, थोड़े दिन ही क्लास लोगे, है ना, आपको मोस्ट चीज़ें वहाँ बताई जाएगी, थोड़ा पेपर देने का तरीका बताया जाएगा। इसके अलावा आपके TMA वगैरह, फाइलें वगैरह इस तरह से तैयार की जाती है ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट उसमें नंबरों का मिल जाए। तो ये
पत्राचार जो शिक्षा होती है उसके द्वारा विद्यार्थियों को क्या है कि शिक्षा ग्रहण करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। पत्राचार शिक्षा में शिक्षार्थी अपनी नौकरी या व्यवसाय में भी संलग्न रह सकता है। तो इस तरह से वो उसको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ती, अपना कामकाज नहीं छोड़ना पड़ता और साथ साथ उसकी शिक्षा भी हो जाती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से संपर्क में नहीं होता, वे उससे दूर होता है। भारत में खुले विद्यालय और विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र है। खुली व्यवस्था में शिक्षार्थी पत्राचार से पाठ्यक्रम सामग्री को प्राप्त करता है। पाठ्य सामग्री मतलब जो उनकी किताबें वगैरह है वो उनको उनके घर पर आ जाती है, तथा वह आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से भी शिक्षित होता है। तो जो भी आधुनिक संचार साधन यानी कि जो भी मतलब कि जो टेलीविज़न वगैरह है, टीवी है, दूरदर्शन है, उसके ऊपर भी इस तरह के चैनल चलते हैं, जैसे स्वयं है, ऐसे कोई चैनल चलते हैं जिसके ऊपर उनसे संबंधित जो चैप्टर से संबंधित चीज़ें बताई जाती है। और आजकल तो देखो यूट्यूब वगैरह है, अन्य कई शिक्षक है, जैसे मेरे जैसे और भी कई टीचर है जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो आप ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर है। इसके अलावा आप जो अपने ना जो उनकी बुक है, ठीक है, जो भी इनकी बुक है, जैसे एनआईएस की बुक है या राजस्थान स्टेट ओपन की बुक है, उनसे संबंधित कुछ चैप्टर है, उनके ऑनलाइन वीडियो भी डाल रखे हैं। तो वहाँ से भी आपको क्या मिल जाता है, आपको सुविधा मिल जाती है। तो आप शिक्षक के सामने ना होकर दूर बैठे हुए भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। वे आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से भी शिक्षित होता है। खुली व्यवस्था में विषयों के चयन, शिक्षा के माध्यम तथा प्रशिक्षण प्रणाली में लचीलापन होता है। अब देखो, आप अपनी मर्जी से अपना विषय चुन सकते हो, लेकिन आप किसी विद्यालय में एडमिशन लोगे, मान लो आपने 10वीं में एडमिशन लिया है, तो 10वीं में एडमिशन लोगे तो उस विद्यालय में जो सब्जेक्ट होंगे वही आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये सुविधा आपका है कि आप अपनी मर्जी से, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपना विषय चुन सकते हो। राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल जयपुर माध्यमिक शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा का सफल सोपान दिया सिद्ध हुआ है। देखो, राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल जयपुर माध्यमिक शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा, ये अनौपचारिक शिक्षा ही है। आप कहीं पर भी अब किसी भी समय आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक सफल सोपान सिद्ध हुआ है। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त खुला विश्वविद्यालय की तर्ज पर राजस्थान में कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच सकती है जो इतना सक्षम नहीं है कि औपचारिक व नियमित शिक्षा ग्रहण कर सके। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उत्तम शिक्षा के लिए कौन से विद्यालय खोले गए हैं, तो नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय जो है कोटा में स्थापित है। तो कोटा ओपन स्कूल है, तो खुला विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित किया गया है। अब आपने क्या सीखा कि हमने इस पाठ से क्या सीखा है कि वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। गुप्त एवं हर्षकाल में कई शिक्षार्थी विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु भारत आया करते थे। मुगल काल में शिक्षा मकतबों और मदरसों में दी जाती थी। अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता के बाद सन 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, पाठ के प्रश्न, ठीक है। तो ये पाठ संबंधी कुछ प्रश्न हैं। तो इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी आए हैं, छोटे छोटे प्रश्न पाठों के बीच बीच में दे रखे हैं, वो मैंने उसके आंसर आपको वहीं की भी बता दिए हैं, ठीक है। अब पाठ संबंधी प्रश्न है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पाठ संबंधी प्रश्न जो है वो भी करवाऊँ, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपके एग्जाम पहले मैं पाठ संबंधी प्रश्न भी करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जिससे आपको क्या होगा कि जैसे कि मैं पाठ संबंधी प्रश्न करवाऊँगी और साथ में पढ़ाऊँगी भी, प्रश्नों के उत्तर को आपको समझाते हुए बताऊँगी, तो इससे आपको याद भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।